नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अंतिम चरण में राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियां हैं। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्री के आने से पहले सीएम ने निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। क्लोजिंग सेरेमनी में अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी जो है मेघालय करेगा। अमित शाह मेघालय के सीएम को सौंपेंगे ध्वज। 38वें राष्ट्रीय खेल में 7वें स्थान पर है उत्तराखंड। तो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और तमाम तैयारियां जो है की जा चुकी हैं। कल हल्द्वानी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसके बाद देखिए मेघालय को अगला मौका मिलेगा। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय द्वारा की जाएगी। अमित शाह मेघालय के सीएम को सौंपेंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी, ध्वज उन्हें सौंपेंगे। सिंबॉलिक होता है इस तरह से ध्वज सौंपना और कहीं ना कहीं से माना जाता है कि जब अगले खेल की मेजबानी करनी होगी, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी, तो वो उस राज्य द्वारा की जाएगी। बहरहाल आपको विस्तार से बता रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर की जा रही है और बड़ा बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। निश्चित रूप से इन खेलों की मेजबानी हमारे राज्य को मिली, इससे हमारी खेल प्रतिभाओं को बहुत अच्छा उनके अंदर प्रेरणा भी आई, प्रोत्साहन भी हुआ और अच्छे पदक, जहां हमारा स्थान बहुत पीछे होता था, 25वें नंबर पर होता था, अभी हम 7वें स्थान पर आ गए हैं। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ चुके अनुज अवस्थी हमारे सहयोगी। अनुज, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? क्लोजिंग सेरेमनी है और क्या कुछ तैयारियां उसके मद्देनजर की गई हैं? बिल्कुल मोनिका, कल 14 तारीख है और कल राष्ट्रीय खेलों का समापन है। 38वें राष्ट्रीय खेल कल समापन हो जाएगा। हल्द्वानी में इसका समापन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें प्रतिभाग करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आज की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां पे उन्होंने निरीक्षण किया, स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही साथ खेल सचिव प्रशांत आर्या, इसके अलावा खेल जो आईजी हैं अमित सिन्हा, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है। किसी भी प्रकार की कोई चूक ना होने पाए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी गई है। हल्द्वानी का जो गोलापार स्टेडियम है, उस स्टेडियम में चूंकि खेल आयोजित हो रहे थे, राजधानी देहरादून में भी खेल आयोजित हो रहे थे, हल्द्वानी है, उधम सिंह नगर है, इसके अलावा पिथौरागढ़, पूरे प्रदेश में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे थे और ये एक गर्व की बात है। सारे खेल बहुत अच्छे हुए हैं। मध्य प्रदेश की टीम हो, उत्तराखंड की टीम हो, इसके अलावा तमिलनाडु की टीम हो, कर्नाटका की टीम हो, उत्तर प्रदेश की टीम हो, हरियाणा की टीम हो, पंजाब की टीम हो, लगभग सभी लोगों ने प्रतिभाग किया और सबने अलग अलग उस पे मेडल हासिल किया। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा मोनिका, इस बार महिलाओं का दबदबा रहा है। हर क्षेत्र में जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो इस बार खेल में भी जो है देखा गया है कि महिला जो अभ्यर्थी हैं वो काफी आगे रही है। गोल्ड मेडल जीतने में, चाहे वो उत्तराखंड की महिला हो, तमिलनाडु की हो, कर्नाटका की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, इसके अलावा दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, तमाम जो महिलाएं हैं अलग अलग स्टेटों से, उन्होंने बाजी मारी है और अलग अलग गेम हो, चाहे वो निशानेबाजी हो, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे वो भारोत्तोलन हो, इसके अलावा चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो रेस हो, तमाम जो खेल यहाँ आयोजित किए गए थे, उन खेलों में जो है महिलाओं ने बाजी मारी। कल उसका समापन होना है। उसके बाद अब किसको मेजबानी मिलेगी ये कल डिसाइड होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आएंगे, एक दिवसीय दौरे पर है। समापन समारोह काफी उत्साहजनक लगता है सुनने में अनुज, जब इस बात का जिक्र होता है कि महिलाओं ने बाजी मारी। बहरहाल देखिए, गेस्ट लिस्ट के विषय में भी जानना चाहूंगी, कौन कौन सी तमाम अतिथि जो है देश से शामिल हो रहे हैं? बड़ी बड़ी शख्सियतों का जिक्र हो रहा है। कौन कौन लोग हैं जो इस क्लोजिंग सेरेमनी के मौके पर दिखाई देंगे? बिल्कुल, ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, वो भी रहेंगी। उत्तराखंड के जितने भी चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, खेल मंत्री रेखा आर्या हो, उत्तराखंड के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय खेलों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसमें प्रतिभाग करेंगे। क्योंकि जब इसका शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राचीर पे कहा था, राजधानी देहरादून के जो स्टेडियम है वहां पे इस चीज को बोला था कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का ये ध्येय है कि देवभूमि को हम
खेल भूमि बनाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हल्द्वानी में होगी, जिसके लिए जमीन देख ली गई है और जल्द ही देवभूमि एक बार फिर से जो है खेल भूमि के नाम से जानी जाएगी। उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं, अलग अलग जिलों से जो खिलाड़ी हैं, पिथौरागढ़ से हैं, उत्तरकाशी से हैं, इसके अलावा बात करें बागेश्वर से, चंपावत से हैं, खटीमा से हैं, सितारगंज से हैं, इसके अलावा उधम सिंह नगर से हैं, राजधानी देहरादून से हैं, हरिद्वार से, तमाम जगह जो खिलाड़ी हैं। हाँ, गढ़वाल की अगर हम बात करें, गढ़वाल के भी जो खिलाड़ी हैं वो भी उन्होंने प्रतिभाग किया और गोल्ड मेडल हासिल किया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी गई और एक भव्य और दिव्य क्लोजिंग सेरेमनी होगी। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी भव्य और दिव्य, उसी प्रकार से क्लोजिंग सेरेमनी में भी जो है एक अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। लेजर शो देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी लेजर शो देखने को मिला था और क्लोजिंग सेरेमनी में भी लेजर शो देखने को मिलेगा और बिल्कुल बेहतरीन आयोजन करने की, चूंकि उत्तराखंड को मेजबानी मिली थी राष्ट्रीय खेलों को लेकर के, 38वें राष्ट्रीय खेलों, तो उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है और मुख्यमंत्री भी इस बात को बोल रहे हैं कि अब हम इसको खेल भूमि बनाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पदक तालिका में 7वें स्थान पर उत्तराखंड का नंबर आ रहा है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने जीते हैं 22 गोल्ड मेडल। उत्तराखंड के पास कुल 97 पदक जो हैं। राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज की निरंतर बढ़त देखी गई है। 65 गोल्ड समेत 112 पदक जीतकर पहले स्थान पर बरकरार। पदक तालिका में महाराष्ट्र का है दूसरा स्थान। दमदार मौजूदगी के साथ तीसरे स्थान पर हरियाणा है। राष्ट्रीय खेलों में मेजबान उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन का सिलसिला कल भी जारी रहा। राज्य ने 2 गोल्ड, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। उत्तराखंड 22 गोल्ड के साथ पदक तालिका में 7वें स्थान पर बना हुआ है। उत्तराखंड के पदकों की संख्या 97 पहुंच गई है। तमिलनाडु 24 स्वर्ण पदकों के साथ 6ठे नंबर पर है। 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में सर्विसेज ने 65 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 112 पदकों पर कब्जा जमाया है। महाराष्ट्र ने 171 पदक जीते हैं, लेकिन इसमें स्वर्ण पदकों की संख्या 48 है, जिसकी वजह से वो दूसरे स्थान पर है। हरियाणा ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 140 है कुल। तीसरे स्थान पर वो बना हुआ है। कर्नाटक 33 स्वर्ण पदकों के साथ चौथे स्थान पर है, जिसके कुल पदकों की अगर संख्या का जिक्र करें तो 78 है। और वहीं देहरादून में आपदा प्रबंधन का मॉक अभ्यास, वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। सीएम धामी की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल अभ्यास हुआ है। बैठक हुई है। सीएम धामी ने वन विभाग और यूएसडीएमए की तैयारी पर की है। अधिकारियों को दिए हैं जरूरी निर्देश, दिशा निर्देश। जंगलों में आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। प्रदेश में हो रहा है वनाग्नि नियंत्रण मॉक ड्रिल का आयोजन। उत्तराखंड का 71% भूभाग वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। उत्तराखंड राज्य में हर साल हो रही वनाग्नि की घटनाएं राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर से तमाम पहल की जा रही हैं ताकि फायर फॉरेस्ट की घटनाओं को रोका जा सके, इन पर लगाम लगाई जा सके। इसी क्रम में आपदा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान उत्तराखंड में वन अग्नि नियंत्रण को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरह से वन अग्नि पर लगाम लगाई जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवलोकन किया। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए समय से सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। बता दें कि उत्तराखंड का 71% भूभाग वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। यही वजह है कि जंगलों में आग लगने के दौरान न सिर्फ जंगलों को काफी क्षति पहुंचती है, बल्कि वन्य जीवों के साथ जान माल का भी काफी नुकसान होता है। आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से, विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर
कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएँ, उस पर नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि हमारे राज्य में 71% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है और बहुत सारे मॉडल हम इस पर कर रहे हैं। शीतला खेत मॉडल पर भी हमारा काम चल रहा है। सभी जिलों में समुचित रूप से इस बार तैयारियां की गई हैं, जिससे कि मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही है कि उस समय हमको क्या क्या परिस्थितियां उस समय हमको सामना करना पड़ता है, उनसे हम पूरी तरह से उन चुनौतियों पर पार पा पाएं और इन घटनाओं को ठीक प्रकार से नियंत्रण कर पाएं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार की पहल, पहाड़ों पर सड़क किनारे होगा पौधारोपण। 19 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट ने सड़क हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसमें 19 विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी है। उत्तराखंड में खेल विभाग ने मांगा है ज्यादा बजट। खेल विभाग ने की है 864 करोड़ के बजट की मांग। राष्ट्रीय खेलों में होने वाले खर्च को लेकर मांग की गई है। खेलों के आयोजन के लिए 532 करोड़ रुपए का बजट है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखंड खेल विभाग को जितना बड़ा और ऐतिहासिक बजट मिला है, उससे दुगना खर्च आने वाले वित्तीय वर्ष में खेलों के बुनियादी ढांचे का रखरखाव करने, विभिन्न खेल अकादमी खोलने और खिलाड़ियों को तैयार करने पर होगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खेल विभाग ने 864 करोड़ का बजट मांगा है। इसमें खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य भी शामिल है। उत्तराखंड के खेल विभाग को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट लगभग 532 करोड़ रुपए मिला है, जो 11 खेल स्थलों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण मंगवाने, विभिन्न निर्माण कार्य आदि अब स्थापना में खर्च हुए। 16 खेलों के उपकरण अमेरिका और यूरोपीय देशों से खरीदे गए हैं। तारीख से उत्तराखंड हाईकोर्ट में यूसीसी की चुनौती वाली याचिका पर हुई है सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस है। यूसीसी पर 6 हफ्ते में जवाब दें सीएम धामी। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है 27 जनवरी को उत्तराखंड में लागू हुआ है यूसीसी और पिछले महीने 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता कानून उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके तहत लिव इन के लिए पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसी को लेकर चुनौती याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। न्यायालय में है और न्यायालय में जो प्रक्रिया है उसके तहत जो भी माननीय न्यायालय की प्रोसीडिंग होती है उसके अनुरूप जवाब देंगे। सफल यात्रा देखिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है और जिसमें 4 करोड़ से भी अधिक लोग पूरे देश के मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। स्टेट ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 इनेक्ट किया था, जो कि जनवरी 25 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हमारे पिटिशनर ने कोर्ट के सामने इसको चैलेंज किया है, ये कहते हुए कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये वायलेशन है, क्योंकि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनका ये कहना है कि जो कुरानिक वर्सेस हैं वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और अगर वो कुरान को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है वो मुस्लिम ही ना रह पाए। तो इस आर्गुमेंट के बेस पे आर्टिकल 25 से ये हिट होता है, क्योंकि मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस से रिलेटेड कई ऐसे नए इसमें नियम बता दिए गए हैं यूसीसी में, जो कि कुरान से मेल नहीं खाते हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू तो हो चुका है, लेकिन यूसीसी को चुनौती भी दी गई है। राज्य सरकार भारतीय संघ को नोटिस जारी हुआ है। नैनीताल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। प्रतिवादियों से 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों को चुनौती दी गई है। विवाह तलाक से जुड़े प्रावधानों को चुनौती दी गई है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का तर्क दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने दलील दी है, यूसीसी धार्मिक मामलों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। ये वकील द्वारा कहा गया। कुरान की आयतों के विपरीत है यूसीसी, ये कहा गया है, तर्क दिया गया वकील द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 245 का उल्लंघन करता है यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड 27 जनवरी को उत्तराखंड में लागू हुआ है यूसीसी, और यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड इसी के साथ बन गया है। लेकिन अब देखिए इस पर भी कहीं ना कहीं अब हम अगर देखें तो सियासत जो है वो गरमा रही है। फिर यूँ कहे कि अब मामला कोर्ट में है तो देखना होगा क्या कोर्ट का रुख रहता है। इस बीच खबर लक्सर से है। गढ़वाल मंडल के अधिवक्ता यूसीसी में किए गए
कई प्रावधानों खासकर रजिस्ट्री और मैरिज रजिस्ट्रेशन का कार्य उप निबंधक से हटाकर विकास विभाग के कर्मचारियों को सौंप दिए जाने की व्यवस्था से नाराज हैं। इसके विरोध में बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया और इसे न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जानने की कोशिश की, अधिवक्ताओं से बातचीत की है। आपको भी सुनाते हैं। अभी तो दूसरी तरफ यूसीसी में किए गए कई प्रावधानों को लेकर के अधिवक्ता लोग नाराज हैं। हम मौजूद हैं लक्सर में और आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं द्वारा इसके खिलाफ जल्द ही एक आंदोलन चलाने की धमकी भी दी जा रही है। बात कर लेते हैं आखिर क्या वजह है, क्यों नाराज है अधिवक्ता, क्या वजह है यूसीसी को लेकर के आप क्यों नाराज है? ये तो कह रहे हैं कि भाई समान नागरिक संहिता लंबे समय से मांग भी की जा रही थी, सरकार ने अपने वादे को पूरा भी किया और आप इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रावधान बहुत गलत है। क्या गलत है? जैसे तो इन्होंने नया कुछ नहीं किया। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट था वो यूसीसी में लगा दिया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था वो यूसीसी में लगा दिया। हमारे लिए तो सब कुछ पुराना ही है, परंतु वसीयत का रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा जो 4th क्लास का कर्मचारी है पंचायत सेक्रेटरी उसके यहाँ भेज दिया गया, जबकि वर्तमान में उसके लिए एक राजपत्रित अधिकारी करता है, वो उसकी पूछताछ भी करता है। वहाँ 2 आदमी घर से मरे हुए आदमी को उठा के ले गए, गुंठा लगवाया, वसीयत करा ली, ऐसी किसकी जवाबदेही होगी? इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्री करने के लिए, बैनामे करने के लिए हमें उसमें से बाहर निकाला जा रहा है। तो इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? इसका विरोध हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम जो है कल लगभग पूरे गढ़वाल मंडल में रजिस्ट्री और प्रशासनिक कार्यों का जो जुडिशियल वर्क को छोड़कर रेवेन्यू कोर्ट्स, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम वगैरह का सबका बहिष्कार रखेंगे और इसके लिए हम कल ज्ञापन भी देंगे, क्या नाम जो है प्रशासनिक अधिकारी। ये सुशील कुमार एडवोकेट हैं जो एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं लक्सर के, साथ में कह रहे हैं कि कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कहीं ना कहीं उनके विपरीत हैं, यानी वो नुकसान पहुंचाने वाले भी हैं और घातक भी हैं। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला कोषागार का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोषागार कार्यालय के साथ ही लॉकर रूम, रिकॉर्ड रूम और दस्तावेजों का भी निरीक्षण कर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने इस दौरान कोषागार के रखरखाव को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी के कोषागार का निरीक्षण कर, लॉकर रूम का निरीक्षण कर, 2 जो है पंजिकाओं का मिलान करने के साथ ही दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया, उसकी जांच की। उन्होंने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण कर रिकॉर्ड रूम को व्यवस्थित करने के लिए कक्ष निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने और भवन में किए जाने वाले सुधारीकरण कार्य की कार्य योजना तैयार प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विकासनगर के कालसी तहसील में आज उप जिलाधिकारी कालसी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल का मकसद अचानक किसी आपदा और संकट से निपटने के लिए विभागीय कर्मचारियों की मुस्तैदी को सुनिश्चित करना था। अग्नि सीजन को देखते हुए वन विभाग की टीम ने अचानक लगी आग की घटना पर मॉक ड्रिल के दौरान काबू पाया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, वन विभाग, एसडीआरएफ, तहसील प्रशासन समेत सभी मुख्य विभागों ने इमरजेंसी सेवाओं को मॉक ड्रिल के दौरान बखूबी निभाया। मॉक ड्रिल का मकसद विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों को अचानक आए संकट और आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने की ट्रेनिंग देना था। कालसी के अमलाव क्षेत्र में एक मॉक फॉरेस्ट फायर की ड्रिल करी है और ये लगभग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और 1 बजे अब हमने इसको ख़त्म किया है। इस ड्रिल का मेन पर्पस था कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो एक्चुअल में फॉरेस्ट फायर से डील करते हैं उनके बीच में हम कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सकें। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट जो उस समय आता है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी। तो इनकी सबने साथ में इनकी टीम्स बनाई गई और इन्होंने मौके पे जाकर जो है प्लान के हिसाब से जैसे इनकी पार्टीज बनाई गई थी ड्रिल को एग्जीक्यूट किया। और हरिद्वार पुलिस ने चाइनीज मांझे पर कसी है नकील। पुलिस ने दी है सख्त कार्रवाई की चेतावनी, अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक किया है। चाइनीज मांझे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी है। हरिद्वार पुलिस ने चाइनीज मांझे पर नकील कसी है। हरिद्वार कोतवाली नगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सख्त रुख अख्तियार कर दिया है। चाइनीज मांझे के खतरों को देखते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, चेतावनी दी है। पुलिस ने चौकी से शहरी क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कर आमजन को जागरूक किया है। पब्लिक मीटिंग आयोजित कर लोगों को इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने वालों को कड़ी हिदायत दी है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं भी अवैध रूप से चाइनीज मांझा बिकता हुआ दिखे तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें।
आबादी क्षेत्रों में जंगली हरिद्वार के जानवरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला श्यामपुर क्षेत्र का है, जहां एक हाथी जंगल से निकलकर हाईवे तक पहुंच गया। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार हाथियों का रिहायशी इलाकों में आना जाना देखा गया है। विकासनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और डंपर की जोरदार भिड़ंत हुई है। दोनों वाहनों में आग लग गई है। हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। विकासनगर में ट्रक और डंपर की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई, वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। वाहनों में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। विकासनगर में सुबह सवेरे एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें कि दो गाड़ियों की आपसी भिड़ंत में एक चालक की जलकर मौत हो गई। सड़क दुर्घटना की जो वजह है वो नेशनल हाईवे का वन वे को माना जा रहा है। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।